देख रहे हैं रीडिंग विद माही। आज हम समझेंगे C++ प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को। आपको स्क्रीन पर जो प्रोग्राम नज़र आ रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का। मतलब ये कि यही स्ट्रक्चर आपको हर एक प्रोग्राम में यूज़ करना होगा। C++ के हर एक प्रोग्राम में आपको यही कोडिंग्स करनी होगी, लाजमी, ये मस्ट है। बाकी कोडिंग्स जो होंगी वो बॉडी में की जाएंगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको लाजमी लिखना होगा, ये स्ट्रक्चर आपको जहन में ही रखना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन आपको शो हो रही है इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैशटैग इंक्लूड से शुरू होते हैं और ये प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में लिखे जाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मकसद क्या होता है? ये आपके प्रोग्राम में लिखे हुए सोर्स कोड्स को कंपाइलेशन के लिए तैयार करता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस या सोर्स कोड्स को कंपाइलर समझ सके। यानी जो आपके प्रोग्राम में कोड्स यूज़ होते हैं जैसा कि CN, Cout वगैरह, उसको कंपाइलर समझ सके। मैं यहाँ पर आपके समझने के लिए लिख लेती हूँ। मैंने ये सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने Cout कोड को यूज़ किया है जो कि ऑब्जेक्ट है एक। तो ये मुझे, इसका काम क्या है, ये मुझे स्क्रीन पर आउटपुट देता है। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है कि मुझे आउटपुट चाहिए स्क्रीन पर। मुझे क्या मैसेज शो कराना है स्क्रीन पर कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँगी मुझे स्क्रीन पर दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम शो होगा। पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें ये जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इसको लाइब्रेरी या फिर हेडर फाइल कहते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ फंक्शंस या कोड्स होते हैं। इसमें आपके सोर्स कोड्स की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है कि प्रोग्राम में लिखे गए सोर्स कोड्स या ऑब्जेक्ट्स किस तरह काम करेंगे। तो किसी भी सोर्स कोड्स को यूज़ करने से पहले हमें इसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बिल्कुल आगाज़ में लिखनी पड़ती है, जिसमें हमें इस सोर्स कोड्स के लिए मखसूस लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। मतलब अब ये Cout है तो इसके लिए मखसूस लाइब्रेरी कौन सी है? IOStream। इसको मैं आपको एक आसान मिसाल के थ्रू समझा सकती हूँ। ये जो मेन स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसमें मैंने ये जो हेडर फाइल लिखी है IOStream। IOStream का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको अगर हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड ना करें तो ना ही हमारा प्रोग्राम इनपुट ले सकेगा, मतलब कंपाइलर इस इनपुट को समझ ही नहीं सकेगा कि ये असल में क्या है, और ना हमें कोई आउटपुट मिलेगा, कंपाइलर आउटपुट को भी नहीं समझ सकेगा, बल्कि कंपाइलर एरर शो करेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। ये मैंने रन कर दिया। मैंने ये सारी की सारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने यूज़ की थी और इसमें मैंने ये IOStream नाम की हेडर फाइल इंक्लूड की थी, तो मुझे ये शो हो रहा था, ठीक है। और मेरे पास प्रोग्राम रन हो रहा था। अब जब मैं फिर से लेट मी चेक, अब जब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, मैंने ये हटा दी। अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरे साथ कहीं फाइल ओपन है, हाँ। अच्छा, मैंने ये फ़ाइल क्लोज़ नहीं की थी, ये पहले मुझे क्लोज़ करनी है जो मैंने पहले रन किया था, ठीक है। अब मैंने ये हटा दी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मुझे अब इसको बिल्ड करना है और रन करना है। मैं देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट शो हो रहा है। देखिए मेरे पास एरर शो हो रहा है। मेरे पास मुझे लाइन नंबर 4 में एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये Cout को कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा। कंपाइलर आपका क्या होता है, ये आपके प्रोग्राम को
कंपाइल करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसमें से एरर्स देखता है कि कहीं एरर तो नहीं है, उसको रन होने के लिए तैयार करता है। तो कंपाइलर मुझे एरर शो कर रहा है लाइन नंबर 4 में। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो सी आउट को समझ ही नहीं रहा, सी आउट को वो समझ। अच्छा, तो मेरे पास क्या हो रहा था, यहाँ पर एरर शो हो रहा था क्योंकि कंपाइलर सी आउट ऑब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैं उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड करूँगी, हैशटैग इंक्लूड IOStream, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो मैंने ऑलरेडी ये IOStream नाम की फ़ाइल को इंक्लूड कर दिया है जिसमें आपके सी आउट फंक्शन की वर्किंग डिफाइंड है। तो मतलब अब कंपाइलर इसको समझ सकेगा और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकेगा और इसको कंपाइलेशन के लिए रेडी भी कर सकेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब ये रन हो गया, कोई एरर भी शो नहीं हो रहा। पहले एरर शो हो रहा था, रन ही नहीं हो रहा था, अब ये रन हो रहा है। ठीक है, तो यही इसकी फंक्शन। आई होप आपको इस चीज़ का समझ आ गया होगा। तो चूँकि तकरीबन हर फंक्शन में हमें लाजिमन इनपुट देना होता है और हमें आउटपुट भी चाहिए होता है, इसलिए इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल हर एक प्रोग्राम में लाजमी होता है। इस हेडर फाइल में आपके सीन और सी आउट ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन किया गया होता है। तो इस पहली लाइन को अगर हम रीड करें, इसका मतलब है कि IOStream नाम की एक फ़ाइल को, जो कि ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का हिस्सा है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद है, उसको प्रोग्राम में शामिल करो। इसलिए इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले हिदायत दी गई है कि IOStream नाम की फ़ाइल को इंक्लूड करो। अब इस प्रोग्राम की दूसरी लाइन की तरफ आते हैं। इस प्रोग्राम की दूसरी लाइन को हम इस तरह रीड करते हैं कि स्टैंडर्ड नाम की नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग नेम स्पेस std, यानी एक नेम स्पेस को शामिल किया गया है जिसका नाम है std, यानी स्टैंडर्ड नेम स्पेस। इस स्टैंडर्ड नाम की नेम स्पेस में वो तमाम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेफिनेशंस होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। मतलब ये कि हम जिस नेम स्पेस को लिखते हैं, हम असल में कंपाइलर को उसका हवाला दे रहे होते हैं कि इसमें नेम स्पेस में मौजूद नाम ही इस प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। मतलब ये कि जिस तरह मैंने कहा कि सी इन और सी आउट की वर्किंग को डिफ़ाइन किया गया है आपके हेडर फाइल IOStream में, लेकिन इसके जो नेम्स हैं यानी सी इन सी आउट, इसके जो नेम्स हैं इसको आपकी नेम स्पेस स्टैंडर्ड नेम स्पेस में डिफ़ाइन किया गया है। हम इसकी जगह सी इन से पहले भी या सी आउट से पहले भी इसको डिफ़ाइन कर सकते थे, इसके नेम को। अगर हम ये यहाँ पर ना लिखते, सपोज़ अगर मैं यहाँ ना लिखूँ, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं इससे पहले लिख दूँ STD और फिर मैं क्या करूँ, इस तरह से डबल कॉलन में इस तरह लिख लूँ, तो भी यहाँ पर डिफ़ाइन हो चुका है। लेकिन फिर क्या करना होगा, आप जितनी बार सी आउट यूज़ करोगे प्रोग्राम में, जितनी बार सीन यूज़ करोगे, उतनी ही बार उसके साथ ये सारा टर्म लिखोगे। तो इससे अच्छा है आप एक दफ़ा ही यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते हैं। अब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, इसको रन करके देखते हैं, वही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए अब भी रन हो रहा है। तो हर एक बार STD और डबल कॉलन लिखने से बेहतर है आप प्रोग्राम के आगाज़ में ही यूजिंग नेम स्पेस STD लिख दें। अब आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। इंट मेन, मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर दूँ, यूजिंग नेम स्पेस STD। अब आते हैं इस मेन फंक्शन की तरफ। इसको ड्राइवर फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में ही बाकी सारे फंक्शंस लिखे जाते हैं और वो सारे फंक्शंस इन्वोक होते हैं मेन फंक्शन से। यहीं से हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसलिए इसको मेन फंक्शन भी कहते हैं। हर एक फंक्शन के साथ उसकी एक बॉडी होती है, इस मेन फंक्शंस के साथ भी इसकी बॉडी है जिसको इस इन ब्रेसेस के अंदर, जो कि इस ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज्ड होती है। तो ये मेन फंक्शन है आपका
जो कि इसके साथ ये जो INT लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा प्रोग्राम है ये आखिर में एग्जीक्यूट होने के बाद आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर यानी 1 2 3 जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है, तो वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। इसका हम आखिर में समझेंगे, ठीक है। आपको यहाँ लास्ट में इसका भी आपको मतलब समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं इस रिटर्न ज़ीरो की तरफ। हम सिर्फ मेन स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ये आपके समझाने के लिए ये मैंने सिंपल प्रोग्राम लिखा था। इसको हम आगे समझेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक प्रोग्राम को डिटेल के साथ समझेंगे। फ़िलहाल हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अब आते हैं इस रिटर्न ज़ीरो की तरफ। अब ये जो मेन फंक्शन के साथ इंट लिखा है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शन आपका इंटीजर टाइप है और इसके आखिर में यानी एग्जीक्यूशन के बाद आपको रिटर्न वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप वैल्यू होगी। मतलब जो वैल्यू आपको रिटर्न होगी वो इंटीजर टाइप होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ीरो एक इंटीजर है, आपके रिटर्न टाइप इंटीजर है। मतलब ये कि इस फंक्शन में मेन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। अब ज़ीरो वैल्यू के रिटर्न होने का क्या मतलब ये कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आपके मेन फंक्शन को रिटर्न वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी और जैसे ही ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होगी तो यहीं पर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये प्रोग्राम, ये जो लाइन है ये सारी एग्जीक्यूट हो गई, आपको मिल गया, आउटपुट दे देगा। इसके बाद ये रिटर्न ज़ीरो आके यहीं पर आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। सपोज़ मैं यही प्रोग्राम मैं इसके साथ एक लिख लेती हूँ, दोबारा से यही लिख लेती हूँ, मैं सेकंड टाइम लिख दिया। अब मुझे क्या होगा, यही प्रोग्राम मुझे 2 टाइम्स शो होगा। मतलब यही मैसेज मुझे 2 टाइम्स शो होगा। एक दफ़ा भी सी और मैंने लिया है, दूसरी दफ़ा भी लिया है। अब हम इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। मुझे स्क्रीन पर 2 टाइम्स शो हो रहा है कि दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, फिर दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि हमने 2 टाइम्स सी आउट यूज़ किया, हमने 2 दफ़ा मैसेज डिस्प्ले कराने का कहा। अब मैं इसको तीसरी दफ़ा लिखूँगी तो फिर मेरे पास थर्ड लाइन भी आ जाएगी। चेक करते हैं हम, देखिए अब मेरे पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी अच्छी सी लुक दे देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर हमने लगा दिया। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ENDL, मतलब कि एंड लाइन। ये क्या करता है, आपकी मतलब यहाँ से यहाँ पर आपकी लाइन एंड हो जाती है, फिर इसके बाद जो आप लिखेंगे वो आपकी अगली लाइन से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ क्योंकि मुझे हर एक मैसेज अलग अलग लाइन पर चाहिए। ENDL, यहाँ से लाइन एंड हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से फिर से बिल्ड और रन करते हैं। मुझे देखिए, मुझे हर एक मैसेज अलग अलग लाइन पर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर एंड लाइन का यूज़ किया था। अब मैं एक काम करती हूँ, ये इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। अब मैं इसको रिटर्न ज़ीरो के बाद में इसको पेस्ट करती हूँ, Ctrl+V। अब देखिए वही 3 आएंगे लेकिन इसका मेरे पास रिज़ल्ट शो नहीं होगा। चेक करते हैं, देखिए 3 टाइम्स ही लिखा हुआ है, 4th टाइम मेरे पास रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। मैं चाहे जितनी बार भी इस रिटर्न वैल्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिख दूँ, जितने भी लाइंस लिख दूँ प्रोग्राम के, देखिए मैंने काफ़ी सारे टाइम्स लिख दिया। अब फिर से बिल्ड और रन करते, ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये मुझे मैसेज शो ही नहीं होंगे स्क्रीन पर। देखिए मुझे वही 3 शो हो रहे हैं, मज़ीद शो नहीं हो रहे। तो मतलब ये है क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो चुकी है, इंटीजर वैल्यू 0 रिटर्न हो चुकी है इस मेन फंक्शन को। जैसे ही ये रिटर्न 0 वैल्यू रिटर्न होती है इस मेन फंक्शन को, क्या होता है, आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। फिर आप जितने भी लाइन ऑफ कोड लिख दो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो यही मतलब था इंट मेन का। तो इंट मेन का यही मतलब था, मतलब जैसे ही 0 वैल्यू रिटर्न होगी आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी।
इंट मेन का मतलब ये कि आखिर में आपके एग्जीक्यूशन के बाद आपको इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न होगी, यानी इंट ज़ीरो रिटर्न होगा। और जैसे ही इंट ज़ीरो रिटर्न होगा, यानी रिटर्न टाइप आपका ज़ीरो होगा, ज़ीरो वैल्यू इस मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी, तो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। आई होप आपको इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर का समझ आ गया होगा। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।